नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विकास दुबे को लेकर उठे सवालों की, सोलर प्लांट के उद्घाटन पर पीएम के संबोधन की, जानेंगे कि एलएसी पर क्यों बरकरार है तनाव और आईआईटी काउंसिल ने क्या किया ऐलान, और आखिर में बात प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचे राशन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईसीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। 10वीं में 99.33% और 12वीं में 96.84% छात्र हुए सफल। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुआ रिजल्ट। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सीएम शिवराज से सवाल, पूछा अन्नदाताओं की कर्ज माफी के तीसरे चरण की प्रक्रिया कब से हो रही है शुरू, कब तक खातों में आएगी दूसरे चरण की ऋण माफी की राशि। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और सरकार में तकरार, 14 विधायक रुके तो 4 मंत्री राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने पहुंचे राजभवन। राज्यपाल ने सरकार के काम पर उठाई उंगलियां। पंजाब में शिक्षा में सुधार लाने के लिए 4 जोन में बांटे जाएंगे सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने दी जानकारी, कहा सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ सुविधाओं पर भी दिया जाएगा ध्यान। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 143 अंक नीचे 36,594 पर हुआ बंद। निफ्टी 45 पॉइंट की गिरावट के साथ 10,768 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की जान लेने वाला विकास दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया जिस कानपुर से उसने खौफनाक कारोबार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण करने के 24 घंटे के भीतर विकास का खात्मा कर दिया गया, जिसे भले ही पुलिस अपनी कामयाबी बता रही हो, लेकिन पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और कई सवाल उठने लगे हैं, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया विकास दुबे 24 घंटे के भीतर ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, जिस पर सियासत भी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि विकास कई सफेदपोश लोगों के राज खोल सकता था, इसीलिए घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर विकास भागना ही चाहता तो कल वो खुद को पुलिस के हवाले क्यों करता? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी मीनाक्षी, कल सुबह से आज सुबह तक विकास दुबे से जुड़ी जो घटनाएं हुई हैं उन पर एकदम से यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सारा मामला काफ़ी पेचीदा नजर आ रहा है। हम जानते ही हैं कि पिछले दिनों कानपुर में विकास को पकड़ने के लिए जो पुलिस दल गया उस पर किस तरह से हमला किया गया। जिस तरह पुलिस वालों को घेर कर मारा गया, उससे नजर आ रहा था कि विकास को पुलिस कार्रवाई के बारे में पहले से ही पता था। ये काम पुलिस महकमे के भीतरी लोगों के साथ सत्ता से जुड़े लोगों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। कानपुर घटना को अंजाम देकर विकास भाग गया और पुलिस उसे ढूंढती रही। उसके कुछ साथी पकड़ाए, कुछ मारे गए, लेकिन विकास का कहीं पता नहीं चल रहा था। इस बीच सियासत तेज होने लगी, सरकार और पुलिस पर सवाल उठने लगे। फिर गुरुवार सुबह विकास अचानक उज्जैन में पकड़ा गया। तब फिर सवाल उठे कि वो यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, किसने उसकी मदद की, उसने सरेंडर किया या पुलिस की सतर्कता ने उसे पकड़ा। इन सवालों के जवाब मिल पाते इससे पहले खबर आ गई कि पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में विकास का खात्मा कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर उसे भागना ही था तो ये कोशिश उसने उज्जैन में क्यों नहीं की, उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई थी। गाड़ी का पलटना और विकास का भागने की कोशिश करना भी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। फिल्मों में तो निर्देशक और लेखक सवालों के जवाब दर्शकों को दे देते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं में यही पता नहीं चलता है कि इसका लेखक जो है और निर्देशक कौन है। लिहाजा इन सवालों के जवाब भी शायद ही मिलेंगे मीनाक्षी। विकास के साथ उसके आपराधिक साम्राज्य के बनने और बढ़ने के सारे राज भी दफन हो गए हैं। ये भी साबित हुआ है कि विकास जैसे लोग असल में किसी के हाथ की कठपुतली ही होते हैं, जिनका रोल खत्म होने के बाद उनकी डोर जो है ऊपर से खींच ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कार्यक्रमों से जुड़ने का सिलसिला बरकरार है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आज रीवा ने इतिहास रच दिया, और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में, देखिए इस रिपोर्ट में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत की। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज रीवा ने इतिहास रच दिया है। रीवा का सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। इससे एमपी के लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली में मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, इसका लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों, देश के अन्नदाताओं और आदिवासियों को होगा।
आज भारत सौर ऊर्जा के मामले में टॉप के देशों में शामिल है। पीएम ने कहा, बिजली की जरूरतों के हिसाब से सौर ऊर्जा अहम है, सरकार इसे विस्तार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर के विषय में इकोनॉमी एक जरूरी पक्ष है। वर्षों से यही मंथन है कि अर्थव्यवस्था की सोचें या पर्यावरण की, लेकिन भारत ने दिखाया है कि दोनों को एक साथ किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अब देश में ही सोलर प्लांट से जुड़े सामान को भारत में बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत आयात पर इनकी निर्भरता कम की जाए और यहाँ पर इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब सरकार का कोई भी विभाग अगर कोई सोलर प्लांट से जुड़ा कुछ सामान लेता है तो वो मेक इन इंडिया को ही खरीदेगा। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले सोलर पावर की कीमत ज्यादा थी, लेकिन अब कीमत काफी कम कर दी गई है। भारत अब क्लीन एनर्जी का सबसे शानदार मार्केट बन गया है। इस क्षेत्र में भारत एक मॉडल बन चुका है। देखना होगा कि सोलर प्लांट को लेकर जो दावे सरकार कर रही है वो कितने सच होते हैं। वहीं देखना ये भी होगा कि लद्दाख में सरकार के दावों की क्या हकीकत है। जी हां, एलएसी पर बने तनाव के बीच भारत और चीन की सेना में पीछे हटने पर सहमति बनी। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि सेनाएं पेंगोंग झील से पीछे हटेंगी। चीन की सेना फिलहाल गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे हट गई, फिर भी इस पर खुशी नहीं मनाई जा सकती। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत चीन के बीच जो विवाद एलएसी पर बना हुआ है, उसका एक बड़ा कारण अविश्वास और धोखा है। हाल ही में ये तय हुआ कि दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। चीन ने 40,000 से ज्यादा फौजियों को टैंक, तोप और मिसाइलों के साथ लद्दाख सीमा के 6 से ज्यादा विवादित स्थानों पर तैनात किया था। इनको 2000 किलोमीटर पीछे से लाया गया था। अगर अब जो वापसी हुई है वो सिर्फ 2 स्थानों से हुई है और मात्र 2 किलोमीटर पीछे ही चीनी सेना गई है। इतना ही नहीं, वापस जाने वालों की संख्या 400 से ज्यादा नहीं है। 15 जून को झड़प वाले स्थान से भी चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। तकरीबन 200 से 300 ही सैनिकों ने अपने तंबुओं को खाड़ा है और वो PP-14 के लिए खतरा बने हुए थे। ठीक इसी तरह PP-15 से भी इतनी ही संख्या में चीनी सैनिकों को वापस लौटाने में भारतीय सेना कामयाब हुई है। PP-15 को हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। जिन 2 इलाकों से चीनी सेना पीछे हटी, वहां सिर्फ कुछ तंबू और कुछ सैनिक वाहन ही थे। चीनी तोपखाने, टैंक और मिसाइल उससे पीछे हैं। PP-14 में दोनों सेनाएं आमने सामने टकराव वाली स्थिति में थीं। फिलहाल अब दोनों के बीच करीब 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, क्योंकि चीनी सेना ने 2 किलोमीटर पीछे हटना स्वीकार करते हुए भारतीय सेना को भी गलवान वैली क्षेत्र से 2 किलोमीटर पीछे जाने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि उसकी गश्त पर भी रोक लगा दी। गलवान वैली एरिया में जो बफर जोन बनाया गया है वो भारतीय क्षेत्र में ही बना है। दरअसल ये चीनी क्लेम लाइन है। नए समझौते के अनुसार भारतीय सेना PP-14 तक गश्त नहीं करेगी। ऐसा ही समझौता PP-15 के लिए भी है। लद्दाख सीमा पर ये घाटे का सौदा है, क्योंकि हर बार की तरह चीनी सेना ने अपनी ही बात मनवाई है और भारतीय सेना ने मात्र आमने सामने के टकराव की स्थिति को टालने की खातिर उसकी शर्तों को अक्सर माना है। एक तरफ लद्दाख में भारत और चीन के बीच का टकराव जारी है, तो वहीं नेपाल में KP शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच जारी तनातनी अब सड़क पर आ गई है। ओली जानते हैं कि पार्टी और संसद दोनों में ही उनके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए पहले तो उन्होंने संसद का सत्र बीच में ही स्थगित करा दिया और फिर पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लगातार टलवाते जा रहे हैं। अब ये बैठक 1 हफ्ते के लिए टल गई है। इसके साथ ही अब सत्ता बचाने के लिए ओली ने एक बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया है। नेपाल में फेल होगा प्रचंड का हर दांव। पीएम ओली ने तैयार किया है मास्टर प्लान। ओली के प्लान से बच जाएगी उनकी कुर्सी। पार्टी के अंदर भले ही ओली का समर्थन नहीं मिला, लेकिन ओली फिर भी रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, क्योंकि ओली ने तैयारी कर ली है पूरी। सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए ओपी नेपाल में लगा सकते हैं इमरजेंसी। जी हाँ, इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी लगाई जाएगी नेपाल में स्वास्थ्य मुसीबत की आड़ में। नेपाल में इस समय स्वास्थ्य मुसीबत तेजी से बढ़ रही है और विपक्ष इसे लेकर ओली को घेर रहा है। अब ओली विपक्ष के इसी हथियार को ढाल बनाकर चाल चलने जा रहे हैं। दरअसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में इस समय ओली के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। अधिकांश नेता ओली से पीएम पद के साथ ही पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग रहे हैं। ओली इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और इसलिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बार बार टाली जा रही है। इस बार ये बैठक 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक स्थगित की गई है क्योंकि नेपाल में स्वास्थ्य मुसीबत के साथ देश के कई हिस्सों में प्राकृतिक परेशानी भी आ गई है। ओली तो पहले से ही बैठक को टलवाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अब उन्हें अपनी सरकार को बचाने के लिए 1 सप्ताह का समय और मिल गया है। यदि ओली नेपाल में इमरजेंसी लगवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास पार्टी में समर्थन हासिल करने के लिए, साथ ही सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। यानी नेपाल के पीएम की कुर्सी अभी कुछ दिन तक KP शर्मा ओली के पास ही रहने वाली है।
अब नेपाल में जारी सियासी हलचल कब खत्म होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देश और दुनिया में स्वास्थ्य मुसीबत भी जमकर हाहाकार मचा रही है, जिसके चलते बिहार में लॉकडाउन की फिर से वापसी हो गई है। राज्य के 19 जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन से इसे लागू किया जाएगा। तो अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ खुलेगा और क्या बंद करने के आदेश दिए गए हैं। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के चलते 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। केंद्र सरकार ने देश को कुछ चरणों में अनलॉक करने की रणनीति बनाई और कई रियायतों के साथ देश में फिर कामकाज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन बिहार में एक बार फिर पूर्णबंदी की वापसी हो चुकी है। जी हां, स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते प्रकोप के चलते राज्य के कुछ जिलों में फिर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई। दरअसल बिहार में महामारी का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीमारी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर लगभग 1.5 दर्जन जिलों में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई। इनमें राजधानी पटना, आरा, वैशाली, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा, कैमूर, बक्सर, बेतिया, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला शामिल है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में आज से 16 जुलाई, नवादा में 10 से 12 जुलाई, कैमूर जिले में 10 से 17 जुलाई, बक्सर जिले में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वैशाली जिले में 11 जुलाई से 16 जुलाई और नालंदा में 11 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लागू किया है। इनमें वैशाली और नालंदा जिला शामिल है। उधर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार और भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के मुख्य बाजार वाले इलाके में 11 जुलाई से लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया और मोतिहारी में 10 से 14 जुलाई, मुंगेर में 10 से 16 जुलाई और कैमूर में 10 से 17 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में इन जिलों में राशन और दवा दुकानों, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को छूट दी गई है। साथ ही पेट्रोल पंप चालू रखने और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होने के आदेश दिए गए हैं। ई कॉमर्स के जरिए घर पर सामान मंगवा सकेंगे। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है। गाइडलाइन के मुताबिक बिना वजह घर से बाहर निकले लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। फिलहाल जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी। वाहन की चेकिंग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। कुछ आपात और आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। तो बिहार में लॉकडाउन की वापसी हो गई, तो वहीं देश में अनलॉक मोड के बाद भी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। भले ही ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हों, लेकिन छात्रों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है, जिसके मद्देनजर सीबीएसई ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एवरेज मार्किंग से पास करने का फैसला लिया। तो वहीं अब आईआईटी काउंसिल ने भी छात्रों को दाखिले में राहत दी है। देखिए रिपोर्ट। देश में बढ़ती मुसीबत के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने हाल ही में 9वीं से 12वीं कक्षा तक का कोर्स कम किया। तो वहीं अब आईआईटी काउंसिल ने भी अपने दाखिले में राहत देने की बात कही है। अब आईआईटी और एनआईटी के दाखिले में फाइनल कट ऑफ में जेईई एडवांस के नंबर के साथ ही 12वीं के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। आईआईटी काउंसिल की जेईई यानी ज्वाइंट इम्प्लीकेशन कमेटी ने ये निर्णय लिया है। फैसले के पीछे सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं की परीक्षा में एग्जाम न होने की वजह से एवरेज मार्किंग से रिजल्ट देना बताया गया है। आईआईटी काउंसिल की इस बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया है कि इस बार आईआईटी में एडमिशन के लिए केवल 12वीं में सफल होना ही काफी है। बैठक में कहा गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई के साथ अन्य राज्यों में 12वीं परीक्षा रद्द हुई है। रद्द परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रभावित हो सकते हैं। अब तक आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस में सफल स्टूडेंट्स को 12वीं में कम से कम 75% मार्क्स जरूरी होते थे। आपको बता दें, देश में सबसे प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में शामिल आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली एंट्रेंस एग्जाम जेईई को अब तक 2 बार रद्द किया जा चुका है, जिसे अब सितंबर में आयोजित करने की बात की जा रही है। हर साल लाखों की संख्या में देश भर से स्टूडेंट्स इसमें भाग लेते हैं। ऐसे में इस साल इसमें भाग लेने वाले छात्रों को आईआईटी काउंसिल के फैसले से बड़ी राहत जरूर मिलेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचे राशन की। देश में जब स्वास्थ्य मुसीबत को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अचानक से पूर्णबंदी का ऐलान किया, तो अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, जिसके चलते सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लोगों को राशन देने का ऐलान किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुसीबत से जूझ रहे लोगों में से सिर्फ 28% लोगों को ही इसका लाभ मिल सकता है, जो कई सवाल खड़े करता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खुद को गरीबों का हितैषी बताती है, मुसीबत के वक्त उनकी मदद करने का दम भरती है, लेकिन हकीकत सरकार के दावे से एकदम उलट होती है।
जिसका ताजा उदाहरण है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत गरीबों को राशन मुहैया करवाने का दावा। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत के बीच लागू पूर्णबंदी के दौरान विपक्ष के तल्ख तेवर झेलने और मुसीबत के दौरान सभी लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए उठी मांगों के बाद केंद्र सरकार ने मई में घोषणा की थी कि मई और जून महीने के लिए कुल 8 करोड़ ऐसे प्रवासी कामगारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड नहीं है। हालांकि केंद्र की ये योजना उचित तरीके से लागू होती दिखाई नहीं दे रही है। 9 जुलाई को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक मई महीने में सिर्फ 2 करोड़ 24 लाख और जून महीने में सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख प्रवासी मजदूरों को ही खाद्यान्न मुहैया कराया गया है। ये संख्या सरकार के निर्धारित कुल 8 करोड़ लाभार्थियों की तुलना में सिर्फ 28% है। इसके अलावा योजना के तहत कुल 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन हुआ है, लेकिन इसमें से राज्यों ने अभी तक 6,39,000 टन ही खाद्यान्न उठाया है। इसमें से 2,32,000 टन अनाज का ही अभी तक वितरण हुआ है। इसका मतलब है कुल आवंटन की तुलना में सिर्फ 29% अनाज का ही वितरण हो पाया है। कम वितरण के कारण अब केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों को राशन देने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है। आपको बता दें, सरकार ने कहा था कि ऐसे सभी व्यक्तियों को 5 किलो खाद्यान्न और प्रति व्यक्ति 1 किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो सरकार की योजना पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की तरफ से वितरण प्रणाली को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया और आखिर कहां कमी रह गई है, जिसके चलते अभी तक सिर्फ 28% कामगारों तक राशन पहुंचा है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते